ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और अब बात करते हैं सरकार शाह और बात की, क्योंकि कानून से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी आप तक अनसुलझे होंगे। मसलन दल बदल कानून क्या कहता है, कोई स्वेच्छा से त्याग पत्र दे तो क्या होगा, क्या नोटिस को ही चैलेंज किया जा सकता है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत नाहटा जी जुड़े हैं, उनसे समझते हैं आज की कानूनी स्थिति और आगे अब क्या कुछ होंगे। हेमंत जी, सबसे पहले आपसे सवाल है कि सर ये समझाइए कि दल बदल कानून क्या होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दल बदल कानून में समय के साथ साथ कई चेंजेस आए हैं। तो ज़्यादातर लोगों के मन में इस बाबत थोड़ी भ्रांति है कि दल बदल किन परिस्थितियों में होना माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा। दल बदल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक राजनीतिक पार्टी से चुना गया व्यक्ति दूसरी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बन जाता है। अगर अपने निर्वाचन काल के दौरान, जब तक कि उसकी टेन्योर है, अगर वो ऐसा करता है तो कानून उसको इस बात की सज़ा देता है कि उसको सदन की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो ये है दल बदल। दल बदल के जो बेसिक ग्राउंड्स हैं वो सिर्फ 3 परिस्थितियां हैं। एक तो है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे दे। तो उसका राजनीतिक दल कौन सा है? जिसने अपना सिंबल उसको दिया और उसके सिंबल पर, उसके टिकट पर उसने इलेक्शन लड़ा। अगर वो उस राजनीतिक दल से त्यागपत्र देता है, एक रेजिग्नेशन लेटर लिख कर दे देता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरा, इसमें चेंज सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से आया, रवि नायक के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर्मल रेजिग्नेशन लेटर देना आवश्यक नहीं है, मात्र उसके आचरण से भी पता लगाया जा सकता है या ये साबित किया जा सकता है कि उसने अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे दिया है जी। तो इस तरह के 2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए जो मेजर हैं। एक गोवा का केस है और एक यूपी का केस है। इसमें जिन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाना था, उन लोगों पर आरोप ये था कि वे विपक्षी दल की सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के पास चले गए। तो उनका जो एक्ट था वो एक परोक्ष कृत्य था, एक ओवर्ट एक्ट था कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे देखने वाले को ये समझ में आ गया कि इस पार्टी को छोड़ चुके हैं जी। तो ये जो कंडीशन है ये ओरिजिनली 10 शेड्यूल में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आई है कि स्वेच्छा से पार्टी से त्यागपत्र दे देने का तात्पर्य क्या है। इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने किया उसी से ये सारी आगे की कहानी शुरू हुई है। सेकंड पार्ट है इसका कि अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी की व्हिप का उल्लंघन करता है, जैसा कि पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने व्हिप जारी की है जी। तो अगर सदन के सदस्य सदन की किसी कार्यवाही के लिए अपनी पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो अगर उस उल्लंघन को उनकी पार्टी ने 15 दिन में माफ़ कर दिया तब तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। अगर 15 दिन में उस उल्लंघन को माफ़ नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। थर्ड और लास्ट ग्राउंड है कि अगर पार्टी ने निर्देश दिए कि इस दिन आपको अनुपस्थित रहना है और उसके बावजूद वो उपस्थित हो गए, या उपस्थित रहने का आदेश दिया और अनुपस्थित रहे, तो वो भी पार्टी की व्हिप का उल्लंघन है, आदेशों का उल्लंघन है। तो ऐसी स्थिति में जब भी दल बदल याचिका आएगी तो अध्यक्ष द्वारा उस पर विचार करने के पश्चात और उस फैक्ट को एग्जामिन करने के पश्चात उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है सर, सवाल आपसे यह है कि अगर मान लीजिए कोई स्वेच्छा से त्याग पत्र देता है तो वो किस तरीके से समझे, और दल का विलय किसी दूसरे दल में हो, इन दोनों को आप किस तरीके से देखते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिया है या उसके आचरण को देखकर ये स्थापित कर दिया जाता है कि उसने दूसरे दल की सदस्यता स्वीकार कर ली है और अपने दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, तो उसका तो डिस्क्वालिफिकेशन का काम कंप्लीट है। ठीक। लेकिन एक एक्सेप्शन संविधान में इस बाबत दिया हुआ है और वो है विलय का। अगर एक राजनीतिक दल का किसी भी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, तो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? जिसके सिंबल पर और टिकट पर उसने इलेक्शन लड़ा है। अगर ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर, विलय किसी दूसरे राजनीतिक दल में हो जाता है और ऐसे विलय को राज्य विधायक दल के 2/3 सदस्य सहमति प्रदान कर देते हैं,
जी। तो फिर उनका एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना राजनीतिक दल का विलय कहलाएगा और दल बदल नहीं कहलाएगा। ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम अभी आ रही है वो ये आ रही है कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें और बहुजन समाज पार्टी के पर्टिकुलर केस में देखें तो बहुजन समाज पार्टी के तरफ से जो कांग्रेस में जो 6 एमएलए गए, उन्होंने 10वीं अनुसूची के पैरा 2 की शरण ली है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि पैरा 4(1) के लिए कोई विलय जब ही पूर्ण माना जाएगा जब ओनली एंड ओनली इफ उस राजनीतिक दल के 2/3 सदस्यों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी हो। जी। तो उनका ये कहना है कि हम 2/3 क्या, हम तो 100% हैं, 100% हैं, तो हमने सहमति दे दी। लेकिन रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ इज डिफरेंट। पहली कंडीशन, जिसको लॉ की भाषा में कंडीशन प्रेसिडेंट कहा जाता है, किसी भी कार्य को करने से पहले उस शर्त का पूरा होना जरूरी है, वो है मूल राजनीतिक दल का विलय। अगर बहुजन समाज पार्टी एज ए होल, जो पूरा केंद्रीय संगठन है, जो उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो उनका सिंबल है, ठीक, पूरी कार्यकारिणी है, अगर वो कांग्रेस में मर्ज हो जाए और राजस्थान के विधायक दल के लोग उसको सहमति प्रदान कर दें, तब जाकर वो विलय की श्रेणी में आएगा, वो दल बदल की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है सर, तो सवाल आपसे है कि दल बदल याचिका कौन प्रस्तुत कर सकता है? ऐसा थोड़ी ना होगा कि सभी प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, ये भी मैं खुद इन कई केसेस जो मैंने ऐसे हैंडल किए और उसमें हमारे खिलाफ इसी बाबत निर्णय आए, क्योंकि जिन्होंने याचिका प्रस्तुत की तो 4 साल या 4.5 साल बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने ये निर्णय किया कि याचिका उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है जो सदन का सदस्य नहीं है। इसमें एक विसंगति है, क्योंकि जो मूल 10वीं सूची है उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि कौन याचिका प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन राजस्थान विधानसभा ने 10वीं अनुसूची के तहत जो नियम बना रखे हैं, उसमें एक जगह ये लिखा हुआ है कि एक सदस्य के बाबत दल बदल याचिका सदन का कोई दूसरा सदस्य पेश कर सकता है। तो इसकी आड़ में पिछली वाली विधानसभा के अंदर जितनी दल बदल याचिकाएं पेश हुई, उनको इसी पॉइंट पे खारिज किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर उड़ीसा असेंबली के केस में ये निर्धारित कर दिया है कि अब कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन, जो भी उस प्रक्रिया से संबंधित व्यक्ति है, वो दल बदल याचिका पेश कर सकता है, चाहे वो सदन का सदस्य क्यों ना हो। जी, ठीक है सर, लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो महज कारण बताओ नोटिस पर ही इतना विवाद हो गया है, कोई ऑर्डर तो दिया नहीं गया था। तो इस विवाद को आप कहां तक देखते हैं और कितना सही देखते हैं? राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो 19 लोगों को नोटिस दिए गए हैं जी, उस नोटिस में जो कहानी है, जो प्रथम दृष्टया जो रिकॉर्ड से और मीडिया के थ्रू सामने आ रही है, उसमें एक अप्रत्याशित तेजी देखने को मिली। जिस तारीख को 19 विधायकों को मीटिंग में आना था, उस दिन वो कुकस में नहीं पहुंचे और उनके इस कृत्य को इस हद तक देखकर माना गया कि उन्होंने स्वेच्छा से दल से त्यागपत्र दे दिया है। उनको नहीं आने को इस बात से भी जोड़ा गया कि याचिकाकर्ता डॉक्टर महेश जोशी के अनुसार कुछ खबरें ऐसी मिल रही थी कि कुछ लोग श्री अशोक गहलोत की सरकार को गिराने में लगे हुए हैं। जी, तो दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके उन्होंने याचिका जो पेश की, तो 14 तारीख को ही 19 याचिकाएं टाइप होकर तैयार हो गई और विधानसभा में पेश हो गई, उनको प्रोसेस कर दिया गया, उन पर ऑर्डर्स हो गए और उसी दिन तामील हो गई। जी, तो ये जो चीज़ है, ये प्रथम दृष्टया ये दिखाती है कि कुछ असामान्य था। और फिर जो नियम है उसमें लिखा गया है कि कम से कम 7 दिन का समय दिया जाएगा जवाब देने के लिए, तो उस समय को घटाकर 3 दिन कर दिया गया। तो इस कारण से इन लोगों को एक ग्राउंड मिल गया न्यायालय के समक्ष जाकर ये कहने का। लेकिन सर, अभी तक तो हम यही सुनते आए थे कि स्पीकर की शक्ति सर्वोपरि है। क्या ये जो ग्राउंड आप बता रहे हैं, इन्हीं वजह से जो पायलट गुट है वो कोर्ट पहुंचा, उसको लगा कि कोर्ट में जाकर इनको स्ट्रीक किया जा सकता है? बिल्कुल, यह एक जिसको कहना चाहिए एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर जी हुआ इस केस में। क्योंकि आप देखिएगा कि जो 3 दिन का समय दिया गया, जो भी कुछ योजना उनकी रही होगी, लेकिन फिर फाइनली क्या हुआ कि अगर ये 7 दिन का समय दिया जाता नियमानुसार, तो पायलट ग्रुप के एमएलएस के पास में कोई ग्राउंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं बचता। वो एक अनहोली हेस्ट, एक अपवित्र तेजी का तथ्य साबित शायद नहीं कर पाते। और फिर अन्यथा भी
वो 7 दिन या उससे अब बहुत ज़्यादा दिन ठीक बात। अब लग गए हैं। सर, क्या स्पीकर कोर्ट के आदेश मानने के लिए बाध्य है? क्या बिल्कुल। पहले भी कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है, और ये स्थापित परंपरा है कि देखिए, जो संविधान है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो कोर्ट्स का है, और ये तयशुदा लॉ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लेक्स। भारत में जितनी भी विधि है उसमें सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का काम जो है और उसको लागू करना, सुनिश्चित करना, ये सब काम कोर्ट्स के हाथ में है जी। एक केस के अंदर जो मुझे याद है 93 के केस में, एक दल बदल या एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, एक स्पीकर का आदेश क्वेश किया था जी। लेकिन उस क्वेश्चनिंग ऑर्डर को जब उस असेंबली के सेक्रेटरी महोदय ने इम्प्लीमेंट करना चाहा तो स्पीकर महोदय ने उनको कंपल्सरीली रिटायर कर दिया। इस पर वो सेक्रेटरी साहब सुप्रीम कोर्ट आए, और आई मणिलाल सिंह वर्सेस एच बोरो बाबू सिंह, ये 93 का जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीरियस व्यू लिया और उन्होंने आदेश दिए यूनियन ऑफ इंडिया को कि मिनिमम फोर्स का उपयोग करते हुए स्पीकर साहब को फिजिकली कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए जी। बाद में एक अप्रिय स्थिति को टालने के लिए उन्होंने स्वयं वहां पर उपस्थित होकर और अपने कंटेम्प्ट को समाप्त करवाया। तो इससे भी एक मतलब पुराने प्रेसिडेंट्स के हिसाब से भी जी। जो कोर्ट्स की पावर है वो सुप्रीम है। ठीक है सर, अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि इस वक्त की वर्तमान स्थिति में राजभवन पर भी सवाल उठ रहे हैं, कोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं, स्पीकर भी पर सवाल उठ रहे हैं। मैं स्पीकर की भूमिका पर आपसे जानना चाहूं, क्योंकि 90% ऐसा होता है कि जिनकी सरकार होती है स्पीकर उनका होता है, तो क्या स्पीकर निष्पक्ष रूप से काम कर सकता है? ये सबसे बड़ी विसंगति है। जब 10वीं अनुसूची बनाई गई जी। उस टाइम पार्लियामेंट्री डिबेट्स के अंदर बड़ा प्रोमिनेंटली इस प्रश्न को उठाया गया कि कैसे संभव है, स्पीकर तो जिस पार्टी की सरकार है उसका स्पीकर है, तो अगर दल बदल याचिका का निर्णय शासन करने वाली सरकार के पक्ष में जाएगा तो स्पीकर महोदय का डिसीजन और कार्यप्रणाली सरकार को सपोर्ट करने की होगी, और अगर किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई करने से शासन करने वाली सरकार को कुछ लाभ होता है तो ये होगा। ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। सैद्धांतिक रूप से आप और हम कोई भी एक ऐसी प्रक्रिया को सोचने के लिए फ्री हैं जिसमें ये मान लिया जाए कि स्पीकर साहब एक निहायत ही पवित्र जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और पूरी ईमानदारी से करेंगे। ईश्वर करे ऐसा हो, लेकिन जीवन का यथार्थ भी यह है कि अगले चुनाव में स्पीकर साहब को भी पार्टी से टिकट लेने की लाइन में लगना है जी। और उनको इस बात के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे कि आपने न्याय करने के लिए अपनी ही पार्टी का नुकसान कर दिया या अपनी पार्टी की सरकार गिरवा दी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल ये हम तमाम पहलू आपको इसलिए समझा रहे थे क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आपके इस जहन में थे। उम्मीद करेंगे उन क्वेश्चन का आपको काफी हद तक जवाब मिल गया होगा। नमस्कार।